जय हिंद दोस्तों, रक्षक कनक के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और ये सारी जानकारी जुड़ी है आपके वेलफेयर से। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा एमएससीपी के रूल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से आपको एमएससीपी नहीं मिलती। तो दोस्तों एक और कंडीशन है जिसकी वजह से आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों एक मैं आपको कंडीशन समझाऊंगा आगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, सूबेदार को मिलेगी सूबेदार मेजर की पेंशन। जी हाँ दोस्तों, पीपीओ देखकर आप पता लगाएंगे कि आपको एमएससीपी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, डायबिटीज शुगर की बीमारी अगर सर्विस में रहते हुए डिटेक्ट हुई है तब दोस्तों आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, चाहे भले उसका परसेंटेज 20% से कम हो। तो दोस्तों इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। बल्कि दोस्तों एक नोटिफिकेशन समझाऊंगा डिसेबिलिटी का। फिर दोस्तों अगली मैं आपको जानकारी दूंगा, पेंशनर के बच्चे का आया कमेंट। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स हैं जो एसीपी लेने के लिए एलिजिबल हैं लेकिन उनको पता नहीं है। तो दोस्तों हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने फादर को एसीपी एमएससीपी दिलवाएंगे। तो इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों कुछ जानकारियां जुड़ी है जेडब्ल्यूओ या फिर डब्ल्यूओ रैंक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उनको एमएससीपी दिलाने के बारे में एक और रूल मैं आपको समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, 2006 से पहले आए ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ कार्यवाही हमारे पास आ रही है पेंशनर की, तो उसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि एग्जैक्ट जानकारियां एक्यूरेट जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहली जानकारी है दोस्तों, एक और रूल समझिए एमएससीपी का। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास एक कमेंट आया, बल्कि दोस्तों एक पेंशनर ने रिकॉर्ड का लेटर दिखाया था मुझे, जिसके बेस पर पेंशनर ने मुझे कमेंट किया। और दोस्तों इनका कहना है कि अगर सेकंड मैप रीडिंग नहीं करी तो एमएससीपी नहीं मिलेगी, एमएससीपी हवलदार की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सिपाही है नायक है, अगर दोस्तों सर्विस के दौरान अगर आपकी सेकंड मैप रीडिंग नहीं है तो दोस्तों आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी। दोस्तों फर्स्ट मैप रीडिंग जेसीओस के लिए होती है, जेसीओस के लिए, और सेकंड मैप रीडिंग सिपाही नायक और हवलदार के लिए। तो दोस्तों अगर हवलदार रैंक में आपने सेकंड मैप रीडिंग नहीं करी तब भी आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ऐसी एक पेंशनर थे जिन्होंने एमएससीपी हवलदार की लेने के लिए रिकॉर्ड से कार्रवाई करी थी। तो दोस्तों रिकॉर्ड ने साफ मना कर दिया कि आपकी सेकंड मैप रीडिंग नहीं है। जो दोस्तों आप ये पूरा जवाब देख सकते हैं, पेंशनर का भी दोस्तों ये जवाब है जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने सेकंड मैप रीडिंग नहीं करी थी। तो दोस्तों इसके बेस पर इनको एमएससीपी हवलदार की पेंशन नहीं मिल पाएगी। सबसे मुश्किल फर्स्ट मैप रीडिंग है जेसीओस की। सबसे मुश्किल दोस्तों आती है फर्स्ट मैप रीडिंग। आपको पता ही है कि मैप रीडिंग होती क्या है। जैसा आपको पता है कि अगर आपको कहीं जाना है, चाहे वो सैनिक हो चाहे जवान हो, तो दोस्तों मैप के अकॉर्डिंग आपको उस जगह पर पहुंचना होता है। तो दोस्तों एक तरीके का दोस्तों ये क्वालिफाइंग राउंड होता है, इसे आप समझ सकते हैं। या फिर दोस्तों एक रीडिंग होती है जिसे करना जरूरी होता है अगर आप एमएससीपी लेना चाहते हैं। अब दोस्तों कई जवान हो गए या फिर जेसीओस हो गए, वो करते नहीं है, जिसकी वजह से बाद में रिटायरमेंट आने के बाद उनको एमएससीपी नहीं मिल पाती। तो दोस्तों आप अगर मैप रीडिंग नहीं करते तब आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि आप कोर्ट के बेस पर आपको मिल जाए एमएससीपी, तब भी नहीं मिलेगी। दोस्तों एक तो आपने अनविलिंग कर दिया, अनविलिंग कर दिया आपने एमएससीपी की डेट से पहले, तब दोस्तों आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी। या फिर अगर कोई पनिशमेंट है, अगर कोई पनिशमेंट लग गई तब भी आपको एमएससीपी नहीं मिलती। या फिर अगर मैप रीडिंग नहीं है आपकी तब भी आपको एमएससीपी नहीं मिलती। हालांकि दोस्तों ये एक क्वालिफाइंग रूल के अंतर्गत आता है, क्वालिफाइंग रूल के अंतर्गत। यानी दोस्तों अगर आप लैकिंग ऑफ मैप रीडिंग है तब भी आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी। चलते अगली जानकारी की तरफ। सूबेदार को मिलेगी सूबेदार मेजर की पेंशन, पीपीओ की जांच करी गई। जो दोस्तों मेरे पास कुछ पीपीओ आए हैं, आप यहां पे पूरे देख रहे हैं, मेरे पास पीपीओ आए हैं जिसमें कुछ पेंशनर्स को एमएससीपी मिलनी है। तो दोस्तों सूबेदार को मिलेगी सूबेदार मेजर की पेंशन, पीपीओ की जांच करी गई है वकीलों द्वारा। 8 साल सूबेदार में रहे हैं तो एएफटी में दाखिल होगा केस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक ही रैंक में 8 साल गुजारते हैं
तब दोस्तों आपको नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट मिलता है। मैं उन पेंशनर की बात कर रहा हूं जो 2006 के बाद आए हैं। तो दोस्तों पीपीओ देखने के बाद आपको एमएससीपी मिल पाएगी, क्योंकि दोस्तों इन सूबेदारों ने 8 साल एक ही रैंक में होल्ड करा हुआ है, तो इस वजह से इनको अगली रैंक का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट रिकॉर्ड को लिखेंगे तब आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको कोर्ट केस के बल पर, जी हाँ दोस्तों, कुछ लेटर के बेस पर आपको एमएससीपी दी जा सकती है, वो भी सूबेदार मेजर की। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। डायबिटीज, शुगर की बीमारी अगर सर्विस में रहते हुए डिटेक्ट हुई है तब मिलेगी डिसेबिलिटी पेंशन, या फिर कुछ मामलों में रिटायरमेंट के बाद 7 साल के अंदर बीमारी डिटेक्ट हुई है तब मिलेगी डिसेबिलिटी पेंशन, भले ही दोस्तों उसका परसेंटेज 20% से कम हो या दोस्तों फिर इनवैलिड आउट हो। दोस्तों ये सब रूल्स के अंतर्गत आता है। जी हाँ दोस्तों, अगर सर्विस के दौरान आपकी कोई बीमारी डिटेक्ट हो गई है जिसकी वजह से आप पहले ही घर आ गए, तो दोस्तों आपके लिए डिसेबिलिटी पेंशन है। अगर किसी बीमारी का परसेंटेज 20% से नीचे है, जैसे डायबिटीज हो गई या फिर शुगर हो गई, जैसा कि दोस्तों हाइपरटेंशन भी होता है, तो दोस्तों इसमें आपको डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट करी जा सकती है। इसके कुछ एएफटी के कोर्ट के ऑर्डर भी हैं जिसके बेस पर आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, भले दोस्तों उसका परसेंटेज 20% से कम है। ये मैंने आपको बता दिया। चलते अगली जानकारी की तरफ। पेंशनर के बच्चे का आया कमेंट। जी हाँ दोस्तों, हम पेंशनर्स के बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि अगर पेंशनर्स को पता नहीं लग पाता कि वो एमएससीपी एसीपी लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो दोस्तों हम बच्चों को गाइड कर देते हैं, फिर बच्चे सही तरीके से कार्रवाई करके अपने पापा को एमएससीपी एसीपी दिलवा देते हैं, उनको उनका हक दिलवा देते हैं। तो दोस्तों आजकल बच्चे भी बहुत समझदार हैं, सारी चीजें वो अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही मेरे पास एक कमेंट आया था, सर मेरे पापा 2005 में रिटायर हैं तो क्या एसीपी मिल सकता है? जी दोस्तों, तो दोस्तों इसके आधार पे इनको एसीपी दिया जाएगा। जी दोस्तों, ये 2005 में पेंशन आ गए थे, इनका रैंक दोस्तों नायक था और 22 साल सर्विस थी। तो दोस्तों एसीपी का जैसा रूल है कि अगर कोई सिपाही है 10 साल से ऊपर सर्विस करी है तो उनको नायक का पेंशन, अगर कोई सिपाही है नायक का 20 साल से ऊपर है तो फिर हवलदार की पेंशन। और दोस्तों इसका जो पीरियड है वो है 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में। तो दोस्तों इनको एसीपी मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर ये बच्चा या फिर कोई ये लड़का अगर मेरा वीडियो ये देख रहा है तो दोस्तों इसके बेस पर ये कार्रवाई कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड से, इनको एसीपी मिलेगी, वो भी हवलदार की। चलते अगली जानकारी की तरफ। 2009 में पेंशन आया जेडब्ल्यूओ रैंक से, जूनियर वारंट ऑफिसर एयरफोर्स के हैं, 9 साल 4 महीने सर्विस करी एक ही रैंक में, यानी जेडब्ल्यूओ में ये 9 साल 4 महीने रहे, तो इसके बेस पर इनको डब्ल्यूओ की पेंशन मिलनी चाहिए, वारंट ऑफिसर की पेंशन मिलनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको उनका पूरा लेटर दिखा रहा हूं। दोस्तों ये पूरा लेटर है, प्रेयर फॉर अप्रूवल ऑफ एमएससीपी। इसके अंतर्गत दोस्तों इनको डब्ल्यूओ की पेंशन मिलेगी, यानी दोस्तों जेडब्ल्यूओ है इनको मिलेगी डब्ल्यूओ वारंट ऑफिसर एसीपी 1 की पेंशन, क्योंकि दोस्तों एक रैंक में इन्होंने 9 साल 4 महीने होल्ड करे हैं एमएससीपी के रूल के अंतर्गत। हालांकि दोस्तों ये पेंशन आए थे 2009 में, इस वजह से दोस्तों इनको नेक्स्ट रैंक का पेंशन पे बेनिफिट मिल पाएगा। तो दोस्तों अगर ये भी पेंशनर्स मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एक बार आप अपने रिकॉर्ड से कार्रवाई कर सकते हैं। अगर रिकॉर्ड आपको नहीं देता तो दोस्तों उसका जवाब फिर हमारे पास भेज दीजिएगा। मैं इन पेंशनर को बोलता हूं, अगर ये पेंशनर्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर रिकॉर्ड आपको नहीं दे रहा एमएससीपी तो एक बार आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, हम देखते हैं कि आपको एमएससीपी हम दिलवा सके, वो भी वारंट ऑफिसर की। चलते अगली जानकारी की तरफ। 2006 से पहले आए ऑनरी नायब सूबेदार रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन लेना चाहते हैं 22 अगस्त 2024 के लेटर के अनुसार। दोस्तों पहले मैंने आपको एक लेटर समझाया था जिसके बेस पर जो फैमिली पेंशनर थे उनके हस्बैंड 2006 से पहले के ऑनरी नायब सूबेदार थे, उनकी तो डेथ हो गई, लेकिन दोस्तों हम उनके वाइफ को, स्पाउस को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दिलवाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी दोस्तों 22 अगस्त 2024 के लेटर के अनुसार। इस लेटर के अनुसार तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि पीसीडीए से सीडीए से एक पॉजिटिव रिप्लाई आया था हमारे पास। जी हाँ दोस्तों, अभी ये केस प्रोसेस में है और आगे चलकर इनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिल सकती है। तो दोस्तों अभी बहुत से केस हमारे पास आ रहे हैं ऑनरी नायब सूबेदार के जिनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन चाहिए। दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, अभी एक केस यहाँ पे फाइनल होने दीजिए, अभी आप थोड़ा वेट करिए। जैसे ही दोस्तों ये केस फाइनल हो जाएगा और अगर इनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिल जाती है तो दोस्तों फिर हर एक ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिल पाएगी। तो दोस्तों पहले एक केस फाइनल होने दीजिए, पहले एक केस फाइनल हो जाएगा उसके बाद ही सब केस टैकल किए जा सकते हैं। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।
वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।